हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम आज थोड़ा सा अनइवन होने की वजह से इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये एक सजेशन दिया गया है कि जितना हो सके उतना घर से बाहर कम से कम निकले, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले और घर पे रहें, सुरक्षित रहिए। आज अपन कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जो लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू था लेकिन अधूरा रह गया था, उसी को मैं आज आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। जो अपन टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसको एक बार पूरा वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक बीच में छूट जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं अपन। वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक सेल, कि बेसिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो है सेल करंट फ्लो करवाता है, करंट क्यों फ्लो होता है ना। इसी को अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल है या वोल्टिक सेल है। सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो सेल के अंदर एक ग्लास का वेसल होता है और जिसके अंदर एक बेसिक सेल के स्ट्रक्चर को, और इस टाइप का सेल अपन लैब के अंदर भी देखेंगे और उससे अपन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट भी करवाएंगे। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें, इससे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेल का मेन स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कॉपर का और एक जिंक का, और इस वेसल के अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 का सॉल्यूशन जो है ना वो डाला हुआ। डाइल्यूट करना मतलब उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना। तो जब आप H2SO4 को डाइल्यूट करोगे ना तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन के जो दोनों एटम हैं वो H+ आयन बना लेते हैं और SO4-2 आयन में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा और दो जो इलेक्ट्रोड है कॉपर और जिंक के अपन ने लगा रखे, ये तो हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो आयन में ब्रेक होगा H2SO4 से, जैसा कि मैंने आपको बताया दो टाइप के आयन बनेंगे, दो तो हाइड्रोजन के प्लस आयन बन जाएंगे H+H+, है ना, और एक SO4-2 आयन बन जाएगा, SO4-2 आयन। तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है ना, जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड में से जिंक का जो एटम है ना, अच्छा SO4-2 अगर फिर से स्टेबल होना चाहता तो इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और इसको बॉन्ड एक ऐसे एटम के साथ बनाना है जो एटम जो है उस पर +2 चार्ज हो, तभी उसके साथ आयनिक बॉन्ड बना पाएगा। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक का एक एटम निकल जाता है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। अगर जिंक के एटम को +2 चार्ज चाहिए, अगर जिंक का जो एटम है वो Zn+2 में कन्वर्ट होना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो यहाँ पे जिंक का एटम जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और आके यहाँ पे Zn+2 बन के, Zn+2 जो है वो SO4-2 के साथ बॉन्ड बना लेता है और ZnSO4 का जनरेशन करता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, हमको ये पता चला कि डाइल्यूटेड H2SO4 में जितने भी SO4-2 आयन है ना वो सारे के सारे बॉन्ड बना लेंगे Zn+2 के साथ, और Zn+2 के साथ बॉन्ड बनाकर दोनों जो है वो ZnSO4 का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, और Zn+2 मीन सारे जिंक के जो एटम है ना वो इस इलेक्ट्रोड से निकलेंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, है ना, और ये सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस जिंक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं। सारे जिंक के एटम, जितने भी जिंक के एटम SO4-2 आयन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो अपने 2-2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो पता चला कि इसका सेल का एक टर्मिनल नेगेटिव कैसे होता है। अच्छा, वैसे ही अपन बात करते हैं कि अब ये जो H+ आयन है इनकी स्टेबिलिटी, इनको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, H+ आयन। अच्छा, प्लस मीन्स क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपको पता है कॉपर एक मेटल होता है, और कॉपर और मेटल की क्या प्रॉपर्टी रहती है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो H+ जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करता है, हर हाइड्रोजन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक एक एटम दे के और इनको स्टेबल बना लेता है, और H और H मिलके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इट मीन्स कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आपको पता है जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि भाई कैसे दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आ रहा है ना, इसके बारे में अपन ने देखा कि यहाँ पे
जो बेसिक वर्किंग ऑफ अ सेल है क्या होता है, ZnSO4 पहले ब्रेक होता है SO4-2 में और H प्लस आयंस में। SO4-2 को स्टेबिलिटी देता है जिंक का एटम, जिंक का एटम +2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है इलेक्ट्रोड में। हर एटम बाहर निकल के जितने भी जिंक के एटम SO4-2 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाते हैं और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इस जिंक इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। और कॉपर का इलेक्ट्रोड एक मेटल है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके ये हाइड्रोजन एटम को अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे ही कॉपर के इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और आपको पता है जब भी किसी मेटेलिक बॉडी या इलेक्ट्रोड को चार्ज मिलेगा तो उसमें पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा KQ/R। तो यहाँ पे एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल मींस हाई पोटेंशियल, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल जनरेट करता है और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो अब अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा के मेजर करोगे तो वोल्ट मीटर एक रीडिंग देगा जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड जिंक, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो जनरेट होता है ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स, जिसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। जब आप सेल को किसी बल्ब से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अभी सेल कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, जब सेल करंट फ्लो नहीं करवाता है, यानी जब अपन बोलेंगे जब सेल ओपन सर्किट में होता है, ओपन सर्किट मींस जब सेल कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, सेल से आपने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखी है ना, ओपन सर्किट कंडीशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF, और इस EMF को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। होप सो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब अपन बात करते हैं अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जब आप कोई डिवाइस या कोई बल्ब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको पता है एक हाई पोटेंशियल है एक लो पोटेंशियल है, तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और वो जो करंट है ना वो बल्ब के फिलामेंट में से निकलेगा और बल्ब के फिलामेंट में से होता हुआ वो जो करंट है वो वापस दूसरे वायर में से होता हुआ और ये करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। लेकिन आपको पता होगा भाई जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट को एक कंप्लीट लूप चाहिए होता है, तो इट मीन्स यहाँ जो करंट पहुंच रहा है वो जा का रहा है, तो फाइनली करंट जो है ना इस इलेक्ट्रोड में से फ्लो होता हुआ यहाँ करंट अपना लूप कैसे पूरा करता है, देखना ये लूप अपना ऐसे पूरा करता है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, बल्ब में करंट एंटर किया, वापस नेगेटिव टर्मिनल जिंक के इलेक्ट्रोड में एंटर किया, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर भी वापस करंट आगे फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन फ्लो करवाएंगे, H प्लस आयंस और SO4-2 आयंस, है ना, H प्लस आयन और SO4-2 आयंस जो है वो मूव करेंगे और उससे करंट फ्लो होगा। इट मीन्स करंट जो है ऐसा बोल सकते हैं कि आउटसाइड द सेल जो है ना वो करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इनसाइड द सेल के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। इनसाइड द सेल जो है ना वो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और हमने एक और बात पढ़ी है कि जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो को एक अपोजिशन मिलता है और अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना, कि भाई बल्ब जो है ना जब बल्ब में से भी करंट फ्लो होगा ना तो बल्ब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और उस बल्ब के रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, R। अब जब करंट को बाहर अपोजिशन मिल रहा है तो जब करंट इन इलेक्ट्रोड में से फ्लो हो रहा है तब भी तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इस जिंक इलेक्ट्रोड में से जब करंट फ्लो होगा, जब इस कॉपर के इलेक्ट्रोड में से जब करंट फ्लो होगा, जब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट फ्लो होगा ड्यू टू आयंस, तो यहां पे भी तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल खुद जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना जब करंट फ्लो होगा, भाई सेल रेजिस्टेंस कब ऑफर करेगा, जब करंट फ्लो होगा तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन
इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमको ये पता चला कि एक्चुअली जैसे अपन बात करते हैं कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अपन ने सबसे पहले बात किया कि ईएमएफ मींस जब आप बल्ब कनेक्ट नहीं कर रहे थे तब आपने क्या किया, तब आपने मेजर किया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, एक वोल्ट मीटर लगा के तब आपको जो रीडिंग मिली आपने उसको क्या बोल दिया, ई, कि भाई ये इसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और आपको पता है जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है ना तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और ओम्स लॉ ये बोलता है कि रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो हमेशा होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इट मीन्स ये है कि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ना, जनरली ये जो आपके पास कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड और H2SO4 का सॉल्यूशन बना के आप जो सेल बनाते हो ना, वो 1.08 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, इतना ईएमएफ ये जनरेट करता है। लेकिन जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो सारा 1.08 वोल्ट इस बल्ब को नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ पार्ट ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन खा जाएगा। कितना खाएगा ये डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पे और करंट पे। इट मींस अगर आप करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस करोगे ना तब पता चलेगा कि जो ईएमएफ में से कुछ ये खा गया और बचा हुआ इसको मिल गया। फॉर एन एग्जांपल बहुत कम खाया, 0.04 वोल्ट जो है ना वो ये खुद खा गया, है ना। तो आपके पास जो इस बल्ब को कितना मिल रहा है, सिर्फ 1.04 वोल्ट ही मिल रहा है, पूरा तो 1.08 वोल्ट मिल नहीं रहा। इट मीन्स हमको ये पता चला कि जितना आपको जब करंट फ्लो नहीं करवाते हैं ना, जब करंट फ्लो नहीं करवा रहे हो, जब आप उस सेल को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करते हैं ना तो पूरा 1.08 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब को नहीं मिला, कम मिला। और जब करंट फ्लो करवाने पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या बल्ब को जितना पोटेंशियल मिल रहा है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, है ना। और टर्मिनल पोटेंशियल को अपन हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट V विल ऑलवेज बी लेस देन E। सारा का सारा ई नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल खा जाता है। कितना खाएगा ये डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और साथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट की वैल्यू कैसे आएगी देखना भाई, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, बैटरी का टोटल ईएमएफ कितना है, ई, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ई है और टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन से है, एक तो इसमें है लोड रेजिस्टेंस यानी बल्ब का रेजिस्टेंस आर और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर, है ना। तो अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि आप चाहते हो कि बैटरी कम से कम पोटेंशियल खाए और बाहर लोड को ज्यादा से ज्यादा मिले, उसका क्या तरीका है। इस आर, ये आर तो एक कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। इसको मैं एक बार क्लीन कर लेता हूं और फिर मैं वापस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो यहां से हमको ये पता चला कि जब भी अपन सेल को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आप एक बड़ी लाइन बनाओ, एक छोटी लाइन बनाओ। बड़ी लाइन मींस हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइंस मींस नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में सेल का खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता है जिसको अपन स्मॉल आर बोलते हैं। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और जब भी आप सेल को किसी एक्सटर्नल लोड से या किसी बल्ब से आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव को अपन ने बोल दिया ई। पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट फ्लो होगा और जो करंट फ्लो होता हुआ वापस किस में एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, और दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से ये करंट फ्लो होता हुआ फिर से ये एक लूप अपना कंप्लीट करेगा। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आर है ना, तो बल्ब को जो पोटेंशियल मिल रहा है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को मिलने वाले पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं V से। और ये V पूरा E नहीं मिलता, इनमें से E में से कुछ पार्ट जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा ये डिपेंड करेगा इस करंट पे, है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है दैट विल बी I मल्टीप्लाइड बाय R। इट मींस जो बल्ब को पोटेंशियल मिल रहा है V, ये कितना होगा, दैट V विल बी E माइनस IR, है ना। IR क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खा लिया। अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल इस बल्ब को मिले,
या इस लोड रेजिस्टेंस को मिले। तो इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? इसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई ये आर जो है ना वो कम से कम पोटेंशियल खाए, ये कम से कम पोटेंशियल खा जाए। मतलब ये ऐसा ही हो गया कि आपने एक हलवाई को बोला कि भाई आप 50 लोगों का खाना बनाना, तो उसने 50 लोगों का खाना तो बना लिया, लेकिन जब वो 50 लोगों का खाना बांटने की बात आई ना, तो उनमें से 5 लोगों का खाना उनका स्टाफ खुद खा गया। यानी हमको वापस बाहर 45 लोगों का ही मिला, क्योंकि जितना खाना बना है सारा का सारा हमको नहीं मिल पा रहा। कुछ उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो, या फिर बोल सकते प्रोडक्शन का जो स्टाफ है, उसके जो मेंबर्स थे, कुछ वो खुद भी तो खाएंगे। तो वही काम बैटरी भी कर रही है। बैटरी टोटल ईएमएफ तो ई जनरेट कर रही है, लेकिन सारा लोड को नहीं दे रहा, सारा रेजिस्टेंस को नहीं दे रहा। कुछ रेजिस्टेंस वो खुद खा रहा है ना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वो खुद खा रहा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना खा रहा है वो डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट पे। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं, अगर अपन करंट को जितना कम करेंगे ना, उतना ये आईआर की वैल्यू कम होगी, यानी कम खाएगा। और करंट को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? अच्छा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट अगर आप निकालना चाहते हो तो करंट का फॉर्मूला होगा, बैटरी ने टोटल कितना ईएमएफ जनरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? एक तो बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस को आप टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो, उसी से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? करंट की। अब बात यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। हम चाहते हैं करंट को कम करना। करंट को कम करने का क्या तरीका है? रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। और रेजिस्टेंस कौन सा बढ़ाएं? इस आर को तो बढ़ाना हमारे बस की बात है नहीं, तो हम किसको बढ़ाते हैं? कैपिटल आर को। यानी हमको ये पता चला कि अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा लगाओगे ना, जितना ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब को मिलेगा, बाहर वाले लोड रेजिस्टेंस को मिलेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे सेल का खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी सेल के जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, ये जो अपोजिशन ऑफर्ड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये हमको पता चला कि भाई एक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। सेल खुद एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और अब अगर आप करंट, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ना, तब अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा के और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का, फॉर एन एग्जांपल जनरली जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल, कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड और H2SO4 का सॉल्यूशन डाल के आप जो सेल बनाते हो, सिंपल सेल या वोल्टिक सेल, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया जनरली 1.08 वोल्ट मिलता है। लेकिन जब करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तब अगर आप मेजर करोगे तो आपको पूरा 1.08 वोल्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा होगा, और अब आपको जो रीडिंग मिलेगी ना वो 1.08 वोल्ट से कम मिलेगी, है ना। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, जब जो है आपके पास क्लोज सर्किट वाली कंडीशन है। क्लोज सर्किट मींस जब सेल करंट फ्लो करवा रहा है, उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो थोड़ा सा कम होता है, उसी को अपन टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, उसी को अपन V बोलते हैं, जिसका अपन ने रिलेशन भी देखा कि V विल बी E माइनस IR। होप सो आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी कि कैसे सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है, और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से करंट फ्लो होता है, कैसे उसी करंट जब फ्लो होता है तो सेल खुद उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से अपन ने कुछ बातें अच्छे से क्लियर की। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कि भाई किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, है ना। सेल के दो इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन, जब सेल करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, यानी सेल से आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रखा है, कोई बल्ब कनेक्ट नहीं कर रखा है, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रही है, सेल से आप करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो और आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलते हैं EMF, या फिर इसी का पूरा नाम आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब सेल करंट फ्लो नहीं करवा रहा है ना, तब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उसको EMF बोलते हैं। अब बात मैंने क्या बोली? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। EMF को E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से।
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है H2SO4 वो, और जो दोनों इलेक्ट्रोड है कॉपर और जिंक, इनमें से भी जब करंट फ्लो होगा तो एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक अपोजिशन मिलेगा करंट को। उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब भी करंट फ्लो होगा तो दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी उस करंट का अपोज करेंगे, और वो अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और फिर अपन ने नेक्स्ट जो बात की, अच्छा ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और दोनों इलेक्ट्रोड, या नहीं? ये किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, आपके जो दो इलेक्ट्रोड है ना, ये कॉपर इलेक्ट्रोड और ये है आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने कितनी रखी है उस पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो आपने H2SO4 का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो साथ साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। साथ में एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि आपने इलेक्ट्रोड पतले है या मोटे है, उनके एरिया पे भी डिपेंड करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन से? कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड के एरिया पे भी डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन चार फैक्टर, और साथ में द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, कौन सा मटेरियल है? नेचर मींस अपन मटेरियल बोल सकते हैं, मटेरियल कौन सा है इस पे डिपेंड करेगा, और साथ में उसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चार फैक्टर है जिस पे किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। होप सो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि आपने देखा सेल को अगर आप दिखाना चाहते हो तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल r से दिखा दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके EMF को अपन अगर E से दिखाएं तो ये है पूरा एक सेल। और जब आप इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से या किसी बल्ब से कनेक्ट करोगे कैपिटल R से, तो ये इसमें से करंट फ्लो करवाएगा, है ना, करंट फ्लो करवाएगा, और करंट फ्लो करवाएगा तो कुछ पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को मिलेगा, इस बल्ब को मिलेगा, और इस बल्ब को मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो इस EMF से कम होगा, और वो जो पोटेंशियल होगा ना उनमें से कुछ ये रेजिस्टेंस खा रहा है। अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर करोगे तो वो कम मिलेगा। और वो कम क्यों मिलेगा? क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल गया, और इसी को अपन बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब क्लोज सर्किट की कंडीशन हो, यानी जब करंट फ्लो हो रहा हो ना, उस केस में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, उसको अपन ने V बोला, और यही V जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलता है, और इस V की वैल्यू कितनी होती है? EMF माइनस करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये भी अपने को पता है। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो एक बार फिर से मैंने डायग्रामेटिकली इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि जैसे ये पूरा अपन ने एक सेल के स्ट्रक्चर को दिखा दिया, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। आपने देखा होगा, आपको सेल ऐसा नज़र आता होगा जनरली, एक बेसिक सेल जो आप लगाते हो अपने रिमोट कंट्रोल्स में। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अंदर एक EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ आपने एक इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से आपने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, बल्ब का रेजिस्टेंस है R, लेकिन अभी स्विच ओपन है। स्विच ओपन है मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको अपन E बोलेंगे या EMF बोलेंगे। अभी ओपन सर्किट वाली कंडीशन है ना, ओपन सर्किट में जब आपने मेजर किया तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको आपने EMF बोल दिया। सडनली आपने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। ये रहा हमारे पास सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये अपन ने सेल ड्रॉ कर लिया है ना। तो ये EMF को मेजर कैसे करना है ये भी अपने को पता लग गया कि भाई करंट फ्लो मत करवाओ, डायरेक्ट वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लो। अब आपने स्विच को ऑन कर दिया, क्लोज सर्किट वाली कंडीशन आ गई। क्लोज सर्किट में यानी अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट इस बल्ब में से फ्लो हो रहा है, इस
करंट इस बल्ब में से फ्लो होता हुआ वापस एंटर कर रहा है। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे ना सेल का, तो थोड़ा कम मिलेगा, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कहते हैं, है ना। इसको पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ये V कितना होता है, E माइनस आई आर, यानी बैटरी का EMF जितना वो जनरेट कर रहा है उसमें से IR कम कर दो, है ना, E माइनस आई आर कर दो, तो ये बाहर मिलेगा इस रेजिस्टेंस को, और यही वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी आपको। तो ये कुछ बातें अपन ने सेल से रिगार्डिंग करने की कोशिश की। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करना चाहते हैं तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का क्या तरीका है। तो आपको पता है कि जैसे अपन ने, हम क्या करेंगे भाई, दो तरीके से। सबसे पहले तो अपन E की वैल्यू निकाल देंगे। E की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, E और V निकालना अभी मैंने आपको इस डायग्राम की मदद से सिखाया कि आपने एक नोन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया। आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक बल्ब जो आप लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस आपको पता है, ये R आपको नोन है ना। और बैटरी का EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अपन मेजर कर सकते हैं। मैंने बताया अगर आपको EMF की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, स्विच ओपन रखो और वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लो, तो वो आपको मिल जाएगा E। अच्छा, उसके बाद क्या करो, स्विच क्लोज कर दो और करंट फ्लो करवाना शुरू कर दो। अब जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, V। आपको E और V ऐसे मिल जाएगा, और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको वैल्यू नोन है। इन तीन की हेल्प से क्या अपन इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, E, V और R की हेल्प से। तो क्या तरीका हो सकता है, देखो E, V और कैपिटल R की हेल्प से अपन कैसे निकालें। तो देखो ये मेरे पास एक डायग्राम है, हमको निकालना क्या है, ये R निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, अपन इसका एक फॉर्मूला जो है वो डेराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेल है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये इसका EMF E और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अपन ने ओपन सर्किट रख के E निकाल दिया, क्लोज सर्किट रख के V निकाल दिया। V वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस लोड को, इस रेजिस्टेंस को या यहाँ लगे हुए बल्ब को मिल रहा है ना, उसको V मिल रहा है, जिसको कैसे मेजर करना है मैंने आपको बता दिया। और ये R, इस अननोन, इस नोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपको पता है कि आप कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना। तो अब इस E, V और R की हेल्प से अपन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे तो क्या तरीका हो सकता है। ये एक प्रैक्टिकल भी है जो अपन लैब में भी करेंगे। तो आपको पता होगा कि आपको पता है कि जो V है, यानी इस V किसके इक्वल होना चाहिए, V इक्वल होना चाहिए E माइनस आई आर के, E माइनस आई आर के। अगर मैं इसको यहां लेके चल जाता हूं ना, E माइनस आई आर, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, E माइनस V, E माइनस V। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ बताओ भाई इस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, इस रेजिस्टेंस को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, बल्ब को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, बल्ब में से फ्लो होने वाला करंट I है और बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो तीनों में एक रिलेशन है। ओम्स लॉ बोलता है कि दैट पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, बल्ब को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, मींस V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो यहां से अपन I की वैल्यू निकाल सकते हैं कि I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ से अगर अपन I की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये आपको मिल जाएगा V अपॉन R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इस V और R को ट्रांसफर कर दूँ तो R मल्टीप्लाई हो जाएगा और V डिवाइड में आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी E माइनस V मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय V। अगर मैं इस V को ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं और दोनों से डिवाइड कर लेता हूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विल बी, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास E अपॉन V माइनस V अपॉन V इंटू R। तो यहाँ V को V से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1। यानी फाइनली आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल R विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R, या फिर इसी को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं E माइनस V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय
आर। आपको ई भी पता है, हम मीज़र कर चुके हैं, आपको वी भी पता है, हम मीज़र कर चुके हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पता है। तो इसकी हेल्प से अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, और जहाँ पे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मीज़र करेंगे। कुछ नहीं करना है, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है, एक बार ओपन सर्किट करके और वोल्ट मीटर से सेल की रीडिंग ले लेंगे जो ई हो जाएगा, फिर क्लोज सर्किट करके करंट फ्लो करवा के रीडिंग ले लेंगे जो वी हो जाएगा, और आर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको नोन है, और सारी अगर अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मिल जाएगा। होपफुली आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, है ना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं क्या क्या डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आप सबको पता है, ईएमएफ क्या है, वो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप ओपन सर्किट कंडीशन में दोनों टर्मिनल के बीच का, सेल के दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो उसको ईएमएफ बोलेंगे। और जब क्लोज सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे बिटवीन टू टर्मिनल्स तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, ईएमएफ की वैल्यू जो है ना, EMF इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई EMF जो है उसका सर्किट के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल। EMF का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि EMF किसको बोलते हैं, जब आपने करंट फ्लो ही नहीं करवाई है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। बट अगर अपन बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ना उस पे डिपेंड करेगा, और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पे भी डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होगी, और जब करंट की वैल्यू कम होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, करंट की वैल्यू कम होगी, तो IR इसकी वैल्यू भी कम होगी, IR की वैल्यू कम होगी, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाला टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी अगर आप सेल से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहते हो उतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाओ, रेजिस्टेंस बड़ा लगाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, द टर्म EMF इज यूज्ड बाय ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, है ना। द टर्म EMF किसके लिए काम में लेते हैं, सोर्स ऑफ EMF। यानी EMF वर्ड जो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वर्ड अपन सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए काम में लेते हैं, है ना। किसी रेजिस्टेंस को मिलने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को कभी अपन EMF नहीं बोलेंगे, उसको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। तो इट इज मेजर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट में अगर आपने कोई बल्ब भी लगा रखा है, साथ में आपने कोई फैन भी लगा रखा है, कोई और, तो किसी डिवाइस को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा अपन टर्मिनल पोटेंशियल बोल सकते हैं, लेकिन सेल का जो पोटेंशियल है ना उसको हमेशा अपन EMF बोलते हैं। EMF सिर्फ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं, सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं, कभी किसी डिवाइस के पोटेंशियल डिफरेंस को EMF नहीं बोल सकते अपन। अच्छा, फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट इज अ कॉज। पर EMF कॉज है और इसका इफेक्ट जो है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। भाई कॉज मींस जनरेट कौन कर रहा है, करंट जनरेट करवाने का काम कौन कर रहा है, EMF। और जो बैटरी को या किसी रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या बल्ब को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो इसी की वजह से तो मिल रहा है, सेल की वजह से। इट मींस EMF इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ इफेक्ट। तो ये अपन ने सेल से रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आज अपन ने पढ़ने की कोशिश की, और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करोगे और सबको आप अच्छे से नोट कर लें। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।